आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पेंक्रियाज। तो सबसे पहले देखें, पेंक्रियाज का जो ओरिजिन होगा वो होता है एंडोडर्म से, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो एम्ब्रियो की एंडोडर्म है उससे पेंक्रियाज ओरिजिनेट होगा। अब यहाँ पे देखिए, पेंक्रियाज किस टाइप की ग्लैंड है? ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, या इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या होगा? जो एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। तो पेंक्रियाज हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगा और एक्जोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करेगा। तो एंडोक्राइन का मतलब होगा डक्ट लेस ग्लैंड, यानी एंडोक्राइन जो भी ग्लैंड्स होगी उनकी जो सीक्रेशंस है डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज किए जाते हैं, डक्ट लेस होती है। एक्जोक्राइन जो ग्लैंड है वो डक्ट के द्वारा उनके सीक्रेशंस रिलीज होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस होगी और इनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है। तो जो पेंक्रियाज है वो एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करती है। अब यहाँ पे हम देखें, पेंक्रियाज का जो एक्जोक्राइन पार्ट है वो लगभग 98 to 99% है, यानी पेंक्रियाज को बोल सकते हैं जो पेंक्रियाज मोस्ट ऑफ द एक्जोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है। इसका केवल 1 to 2% एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। तो इसका जो अधिकांश पार्ट है या मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो एक्जोक्राइन ग्लैंड होगा, और बाकी का थोड़ा बहुत है 1 to 2% वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा, एक्ट करेगा। अब पेंक्रियाज के बारे में अगर हमें मालूम हो तो पेंक्रियाज के द्वारा जनरली डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं। जब भी फूड का डाइजेशन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं पेंक्रियाज का क्या रोल है। पेंक्रियाज के द्वारा डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पेंक्रियाटिक जूस या डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट किया जाता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके साथ ही हमने पढ़ रखा होगा जैसे जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी पेंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पेंक्रियाज का कौन सा पार्ट डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है और कौन सा पार्ट इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, यानी कौन सा एंडोक्राइन वाला पार्ट है और कौन सा एक्जोक्राइन वाला पार्ट है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन देखिए पेंक्रियाज की। तो ये हो गया स्टमक, ठीक है, ये हो गई इसोफेगस स्टमक, और स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो सबसे जो अपर मोस्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टमक से अटैच रहता है वो कहलाएगा ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में पेंक्रियाज यहाँ पे प्रेजेंट होगा, और पेंक्रियाज से ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का उसमें एंजाइम्स हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं फूड के डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे ये तो लोकेशन होगी पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। तो पेंक्रियाज के अंदर सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, और यहाँ पे ये इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर ये स्मॉल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, यानी बोल सकते हैं ये लोब्यूल्स है, ठीक है, और यहाँ पे इनके अंदर काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये सभी की सभी सेल्स मिलकर के एक डक्ट के अंदर ओपन हो रही है, ठीक है, यानी ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है वो एक कॉमन डक्ट के अंदर ओपन हो रही है, और ये डक्ट बाद में ओपन हो रही है ड्यूडेनम के अंदर। अब यहाँ पे देखेंगे ये डक्ट्स या जो ये स्ट्रक्चर वो कहलाती क्या है? ये कहलाती है पेंक्रियाटिक एसिनी। पेंक्रियाज की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगी। पेंक्रियाज के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, इन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं पेंक्रियाटिक एसिनी, ठीक है। और ये पेंक्रियाटिक एसिनी पेंक्रियाज का लगभग 98 to 99% पार्ट बनाती है, ठीक है। तो पेंक्रियाटिक एसिनी जो होगी लगभग 99% पार्ट तक पेंक्रियाज का प्रेजेंट होगी। और ये जो पेंक्रियाटिक एसिनी है ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है, या इसको बोल सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट करती है। तो जो पेंक्रियाटिक एसिनी है वो क्या बनाएगी? पेंक्रियाटिक जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेगी, और ये डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करेंगे? फूड डाइजेशन में या फूड के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे सीक्रेट करके इस कॉमन डक्ट के द्वारा, ये कहलाएगी पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, इसके द्वारा ड्यूडेनम के अंदर रिलीज किए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी ग्लैंड जिसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती है वो कहलाती है एक्जोक्राइन ग्लैंड। तो पेंक्रियाटिक एसिनी यहाँ पे क्या कहलाएगी? एक्जोक्राइन ग्लैंड। तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? पेंक्रियाज का एक्जोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है, जो लगभग 98 to 99% इसका पार्ट टोटल बनाता है। इसके बाद में देखेंगे जो बाकी का 1 to 2% पार्ट है, हमने बात की थी यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड वाला। तो यहाँ पे जो पेंक्रियाटिक एसिनी है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सेल्स के ग्रुप है। ये क्या है? सेल्स की ग्रुप, काफ़ी सारी सेल्स यहाँ पे ग्रुप बना के प्रेजेंट है। तो पेंक्रियाटिक एसिनी के बीच में काफ़ी सारे सेल्स की ग्रुप प्रेजेंट है। इन सेल्स के ग्रुप्स को डिस्कवर किया था सबसे पहले लैंगरहैंस साइंटिस्ट ने। उन्हीं के बेस पे इनको क्या बोलते हैं? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पेंक्रियाटिक आइसोलेट्स, यानी लैंगरहैंस
के द्वीप, ठीक है, आइसोलेशन का मतलब लैंगरहैंस के द्वीप, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पेंक्रियाटिक आइलेट्स, ठीक है। तो ये पेंक्रियाटिक आइलेट्स टोटल पेंक्रियाज का 1 to 2% पार्ट बनाते हैं और ये एक्ट करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। तो पेंक्रियाटिक जो आइलेट्स है या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेंगे, पेंक्रियाटिक एसिनी एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि जो पेंक्रियाटिक आइलेट्स है वो लगभग 1 to 2 मिलियन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो पेंक्रियाज के अंदर हमें पढ़ना है, हम यहाँ पे ग्लैंड्स का पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ी थी एड्रिनल ग्लैंड, तो इसके बाद में नेक्स्ट ग्लैंड आती है पेंक्रियाज। तो यहाँ पे पेंक्रियाज के अंदर जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पेंक्रियाटिक एसिनी है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो पेंक्रियाटिक जो आइलेट्स है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके अंदर यहाँ पे 4 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। जो सेल्स का ग्रुप है, यहाँ पे काफ़ी सारी सेल्स है लेकिन 4 टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी जो भी सेल्स होगी उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी सेल्स होगी ये याद रखना, अल्फा सेल, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल और एब सेल्स या पीपी सेल्स इनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पेंक्रियाज के अंदर इन सेल्स को याद रखना। पेंक्रियाटिक आइलेट्स के अंदर कौन सी सेल होगी, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एब सेल या पीपी सेल्स। अब हमें इनके सीक्रेशंस याद करने हैं, यानी जो डिफरेंट टाइप की सेल्स है वो डिफरेंट टाइप के हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो जो अल्फा सेल्स है ग्लूकागोन सीक्रेट करेगी, बीटा सेल इंसुलिन, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन, पीपी सेल पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम याद कैसे रखना, तो अल्फा से यानी सबसे पहले इंसुलिन बाद में आता है, ग्लूकागोन पहले आता है। तो जो पहले आएगा वो अल्फा सेल, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए सेल या जो स्टार्टिंग वाली सेल किसको सीक्रेट करेगी, ग्लूकागोन को। सबसे पहले ग्लूकागोन आ रहा है, जी के बाद में आई आता है, तो ए के बाद में बी आ रहा है, तो बीटा क्या करेगी, इंसुलिन। डेल्टा इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एस की तरह दिखाई देता है, तो यहाँ पे डेल्टा सेल से सोमेटोस्टेटिन, बाकी जो पीपी सेल से पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सीक्रेट करेगी। तो सबसे पहले ये हार्मोन्स याद रखने हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा और एब सेल्स। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, डेल्टा सोमेटोस्टेटिन, एब सेल या पीपी सेल पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये भी ध्यान में रखना, ये जो डिफरेंट सेल्स हैं उनमें अल्फा सेल्स लगभग 70% है, बीटा सेल 70%, डेल्टा सेल 7% और पीपी सेल्स नियर अबाउट 6%। तो यहाँ पेंक्रियाटिक जो आइलेट्स का मेजर पार्ट जो बनाती है वो बनाती है बीटा सेल्स, यानी सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सी होगी, बीटा सेल, उसके बाद में अल्फा, फिर डेल्टा और फिर एब सेल्स। अब यहाँ पे सीक्रेशन की बात करते हैं, बीटा सेल से इंसुलिन। तो पेंक्रियाटिक जो आइलेट्स है या पेंक्रियाज के द्वारा सबसे ज़्यादा जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो कौन सा होगा, इंसुलिन, सबसे ज़्यादा ये सेल प्रेजेंट है। उसके बाद में ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन, पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ग्लूकागोन और इंसुलिन, अल्फा सेल और बीटा सेल द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले। डेल्टा सेल और एब सेल जो पीपी सेल्स हैं इनके द्वारा जो सीक्रेट हार्मोन सीक्रेट किए जा रहे हैं उनका काफ़ी कम रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले इनकी बात करेंगे, बाद में डिटेल्स इनकी बात करेंगे। तो जो सोमेटोस्टेटिन है इसका फंक्शन याद रखना केवल इतना ही, ग्लूकागोन और इंसुलिन को इनहिबिट करता है, इनके सीक्रेशन को, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, ग्लूकागोन इंसुलिन को इनहिबिट करेगा, इनके सीक्रेशन को। तो यहाँ पे ग्लूकागोन और इंसुलिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सोमेटोस्टेटिन जो हार्मोन है वो इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन के सीक्रेशन को सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करेगा। इनहिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है, यानी इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है डाइजेशन के दौरान, फूड डाइजेशन के दौरान। तो कहने का मतलब फूड डाइजेशन को बोल सकते हैं, फूड डाइजेशन में इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, यानी फूड के डाइजेशन में फूड को जो डाइजेशन के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होंगे फूड से उनको, उनके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा। फूड डाइजेशन में जो इंसुलिन और ग्लूकागोन का जो रोल है उसको भी इनहिबिट करेगा। तो डाइजेशन के अंदर सोमेटोस्टेटिन का रोल नहीं है, इसको बोल सकते हैं डाइजेशन को इनहिबिट करता है सिंपली, ठीक है। डाइजेशन की प्रोसेस को हमारे अंदर सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट करता है, इंसुलिन को रोकता है, ग्लूकागोन को रोकता है, इस इंटेस्टाइन के द्वारा न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को भी ये इनहिबिट करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड की बात करें तो इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन। तो पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करेगा, ये सोमेटोस्टेटिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड याद रखना, सोमेटोस्टेटिन जो है उसके सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा, यानी ये इसको इनहिबिट करेगा। पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सोमेटोस्टेटिन के सीक्रेशन को और सोमेटोस्टेटिन डाइजेशन को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, हमारे गोल ब्लैडर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है डाइजेशन के दौरान, जो बाइल जूस सीक्रेट होता है
उसको इनिबिट करेगा, इनिबिट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गोल ब्लैडर, ठीक है। इनिबिट सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम्स, पेंक्रियाज से द्वारा एंजाइम्स के सिक्रेशन को भी इनिबिट करेगा। तो कहने का मतलब ये भी डाइजेशन को इनिबिट करता है, एंजाइम्स को, जो पेंक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं उनको भी रोकता है। तो सोमेटोस्टेटिन और पेंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डाइजेशन की प्रोसेस को इनिबिट करते हैं, केवल इतना सा याद रखना। आगे हम डिटेल से बात करेंगे अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में, यानी ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकागोन। ग्लूकागोन कौन सीक्रेट करेगा? जी सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सी सेल आ रही है? अल्फा सेल, ये याद रखना आप लोगों को। ग्लूकागोन एक 29 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन चेन है, ठीक है। यानी ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों क्या है? प्रोटीन हार्मोन्स है, ठीक है। तो ग्लूकागोन होगा क्या? लगभग 29 अमाइनो एसिड लॉन्ग एक प्रोटीन चेन होती है, एक प्रोटीन हार्मोन है। अब ये क्या है? हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। अब हाइपर का मतलब इंक्रीज करेगा, ग्लाइसेमिक का मतलब ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को। तो ब्लड के अंदर क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसका मतलब रटना नहीं है यहाँ पे, ग्लूकागोन बॉडी के अंदर कब सीक्रेट होगा? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकागोन का सीक्रेशन किया जाएगा। हाइपर ग्लाइसेमिक लेवल, ग्लाइसेमिक हार्मोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंड्यूस ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये आपको याद रखना है, इससे पहले हमने बात भी की थी एक वीडियो के अंदर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। यानी ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस। हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है, यानी जो भी एक्स्ट्रा फूड है या जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये ग्लाइकोजन जब भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो उस कंडीशन में इसका डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ग्लूकागोन की। तो ग्लूकागोन कब सीक्रेट होगा? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होगा। तो उस कंडीशन में जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज नहीं है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है, यानी ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है ग्लाइकोजन, उसका ब्रेकडाउन होगा। और उसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, और ग्लूकोज फिर एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, एटीपी बनाने में काम आएगा। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे देखना ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये आपको नियो ध्यान में रखना, केवल नियो मीन्स नया, यानी कुछ नए मॉलिक्यूल्स से ग्लाइकोजन बनाना बॉडी के अंदर। मान लो ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया बॉडी के अंदर, अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो उस कंडीशन में ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बनेगा वो कुछ नए मॉलिक्यूल से, कौन से? प्रोटीन और लिपिड डिग्रेड होना स्टार्ट होगी। तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पहले से कम है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो चुका। इस कंडीशन में बॉडी के अंदर केवल प्रोटीन और लिपिड्स प्रेजेंट है। लास्ट टाइम में यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो लास्ट टाइम में क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स। तो ये कंडीशन कहलाएगी ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकागोन का काम क्या है? ब्लड ग्लूकोज की लेवल को इंक्रीज करना। कैसे करेगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन एंड ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। इनहिबिट सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को इनहिबिट करता है, यानी ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, तभी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा। तो सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के लेवल को इनहिबिट करेगा। हाइपोग्लाइसेमिया इंड्यूस रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, यानी ये ग्लूकागोन जो है वो रिलीज कब होगा? तो एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, हाइपोग्लाइसेमिया की कंडीशन या हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। जब भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा, डिक्रीज होगा, तो उस कंडीशन में फिर ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट होगा और ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या है? 51 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन है, ये भी एक प्रोटीन हार्मोन है। तो इंसुलिन भी क्या है? एक प्रोटीन हार्मोन। कितना बड़ा होगा ये? 51 अमाइनो एसिड लॉन्ग। ग्लूकागोन कितना है? 29 अमाइनो एसिड लॉन्ग। अब 51 अमाइनो एसिड लॉन्ग प्रोटीन चेन के अंदर इसमें क्या होगा? एक तो अल्फा चेन होगी और एक बीटा चेन। यानी इंसुलिन ध्यान में रखना, दो प्रोटीन या दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन सी? अल्फा चेन और बीटा चेन। अब यहाँ पे इनमें अमाइनो एसिड भी ध्यान में रखना, अल्फा के अंदर कम है, एक के अंदर कम है, और जो बाद में आएगा बड़ा है उसके अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पे अल्फा चेन 21 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और बीटा चेन 30 अमाइनो एसिड से मिलकर के बनी होती है। ये ध्यान में रखना, अल्फा 21, बीटा चेन 30 अमाइनो एसिड। स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पे, अल्फा चेन 21, बीटा चेन 30 अमाइनो एसिड, दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा अटैच रहती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इंसुलिन स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड या सीक्वेंस्ड बाय, फर्स्ट टाइम में इंसुलिन जो प्रोटीन है उसकी सीक्वेंसिंग की गई थी एफ सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, जिसको
अपने इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन की स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था या सीक्वेंस किया था। इंसुलिन वॉज द फर्स्ट प्रोटीन टू बी सिक्वेंस्ड, यानी सबसे पहले जो प्रोटीन जिसकी सीक्वेंसिंग की गई थी वो है इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन प्रोटीन की ही सीक्वेंसिंग की गई थी। सीक्वेंसिंग का मतलब अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। ह्यूमन इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन ई कोलाई। अब यहाँ पे हम भी देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा ई कोलाई की हेल्प से ह्यूमन इंसुलिन को भी सिंथेसाइज किया गया। ई कोलाई के अंदर ह्यूमन इंसुलिन का जीन डाल करके ई कोलाई से ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई गई है और वो इंसुलिन कहलाती है ह्यूमुलिन। ठीक है, तो ह्यूमुलिन क्या है? ई कोलाई के द्वारा प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्रोड्यूस करवाई गई है। इसका नाम याद रखना, ह्यूमुलिन। किसके द्वारा? अमेरिकन कंपनी इली लिली 1983 में, एक बायोटेक कंपनी इली लिली, इसके द्वारा ई कोलाई में ह्यूमन इंसुलिन का जीन डाल करके ह्यूमुलिन हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। ग्लूकागोन की हम बात कर चुके हैं। ग्लूकागोन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, यानी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में सीक्रेट किया जाएगा। अब इंसुलिन इसका अपोजिट है, बिल्कुल ये ध्यान में रखना। तो फंक्शंस ऑफ इंसुलिन क्या है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ये क्या? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ग्लूकागोन और इंसुलिन को रटने की जरूरत नहीं है, दोनों के अपोजिट फंक्शन है। एक का याद कर लेना, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ग्लूकागोन की बात करें तो हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन, इंसुलिन क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। इसका मतलब ये क्या करेगा? हाइपो का मतलब कम करेगा, ग्लाइसेमिक ग्लूकोज के लेवल को, शुगर के लेवल को ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। ब्लड ग्लूकोज लेवल की बात करें नॉर्मल, तो याद रखना नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल होगा ब्लड के अंदर वो 80 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। 80 to 120 mg पर 100 ml ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा हमारी ब्लड के अंदर जो नॉर्मल है। इससे अगर ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है तो वो शुगर वाली कंडीशन, यानी ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन ब्लड के अंदर या जो नॉर्मल लेवल होगा वो इतना होगा इसके आसपास। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसुलिन क्या करेगा? इंड्यूस अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेल्स के द्वारा ग्लूकोज के अपटेक को इंड्यूस करता है, यानी सेल्स को सिग्नल देता है कि वो ग्लूकोज को अपने अंदर रिसीव करे, अपटेक करे। लेकिन ग्लूकागोन क्या करता है? अपटेक को इनिबिट करता है। अपोजिट हमने बात की, अभी ध्यान में रखना फंक्शंस अपोजिट होंगे। किसको एक्टिवेट करेगा? हिपेटोसाइट को, लीवर सेल्स को, एडिपोसाइट फैट सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को। इंसुलिन किसको सिग्नल देता है? हिपेटोसाइट, लीवर सेल्स को, ग्लाइकोजेनेसिस के लिए। ये उसका अपोजिट है। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ये ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट की या शुगर की स्टोरेज फॉर्म। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, वो कौन करेगा? ग्लूकागोन। एडिपोसाइट फैट सेल्स, इसके अंदर क्या इंड्यूस करेगा? लिपोजेनेसिस, इसका मतलब लिपिड का फॉर्मेशन। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड से ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, इसका मतलब उस ग्लूकोज को कहीं ना कहीं काम में लिया जाएगा। तो ग्लूकोज अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो उस ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन बनेगा, उस ग्लूकोज से फिर लिपिड का फॉर्मेशन होगा, और वो जो ग्लूकोज है वो क्या करेगा? ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करके एटीपी का फॉर्मेशन करेगा नॉर्मल सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये सभी फंक्शंस इंसुलिन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो इंसुलिन ग्लूकोज के अपटेक को इंड्यूस करता है, डिफरेंट सेल्स को सिग्नल्स देता है, तो डिफरेंट सेल्स के द्वारा ये डिफरेंट टाइप के फंक्शंस प्रोड्यूस होंगे इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर ग्लूकोज इन द ऑल बॉडी सेल्स एक्सेप्ट आरबीसी एंड न्यूरॉन्स। यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, इंसुलिन बॉडी के लगभग सभी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को इंक्रीज करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को अपटेक कर सके, आरबीसी और न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन्स को छोड़ करके। ठीक है, इंसुलिन इनिबिट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दोनों ग्लूकागोन इंड्यूस करता है। तो उसका अपोजिट ध्यान में रखना, इंसुलिन क्या करेगा? इन दोनों को इनिबिट करेगा, ग्लूकागोन इन दोनों को एक्टिवेट करेगा, इंड्यूस करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, यहाँ पे बात की थी। ग्लूकोनियोजेनेसिस, न्यू याद रखना, नए मॉलिक्यूल से प्रोटीन लिपिड का ब्रेकडाउन इनिबिट करेगा। इट इंड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन का डिग्रेडेशन ना होकर के इंसुलिन क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा। हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन इंड्यूस रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल्स। जब ब्लड के अंदर हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन होगी, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करेगा इन डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा। तो कहने का मतलब हमारी ब्लड के बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसके लेवल को कौन रेगुलेट करता है? ग्लूकागोन और
इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन ब्लड के अंदर क्या करता है, ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। अगर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर, आगे बात करेंगे क्या क्या डिसऑर्डर होंगे, तो ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होने पे ये क्या करेगा, जो हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन का ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है उसको कम नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में फिर क्या प्रोड्यूस होगा, डायबिटीज या डायबिटिक कंडीशन प्रोड्यूस होगी। इंसुलिन डेफिशिएंसी यानी इंसुलिन के कारण कौन कौन सी डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो सकता है, तो इंसुलिन डेफिशिएंसी कोज डायबिटीज मेलिटस, ये ध्यान रखना। डेफिशिएंसी कमी होना बीटा सेल्स के द्वारा, या ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशन में कौन सा डिसऑर्डर होगा, डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज 2 टाइप की होती है, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो इंसुलिन की कमी से या इंसुलिन की डेफिशिएंसी से जो डायबिटीज होगी वो कहलाएगी डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस के जो सिम्टम्स होंगे पहले तो वो देखना हमें, यानी जो डायबिटीज मेलिटस है उसके किसी भी पर्सन के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होंगे। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में ग्लूकोज क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है और वो ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी यूरिन के अंदर काफ़ी सारा ग्लूकोज देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, ये कंडीशन कहलाएगी ग्लाइकोज यूरिया। ठीक है, तो ग्लाइकोज यूरिया कौन इंड्यूस करेगा, इंसुलिन डेफिशिएंसी, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। साथ ही 3P सिम्टम्स यानी पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया का मतलब फ्रिक्वेंट हंगर, यानी इंसुलिन नहीं है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो जो ग्लूकोज है वो स्टोर नहीं हो पाएगा, जैसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में, लिपिड की फॉर्म में, उस कंडीशन में यानी ग्लूकोज जो है वो यूरिन के थ्रू वेस्ट होता रहेगा। उस कंडीशन में पर्सन्स को या जो भी पेशेंट है उसको फ्रीक्वेंट हंगर फील होगी, बार बार भूख लगेगी। पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, यानी यूरिन की अमाउंट बढ़ जाएगी। पॉलीडिप्सिया, फ्रीक्वेंट थ्रस्ट, यूरिन के थ्रू हाई अमाउंट में वाटर रिलीज होगा ग्लूकोज के साथ, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के कारण या वाटर की अमाउंट डिक्रीज होने के कारण बॉडी में फ्रीक्वेंट थ्रस्ट फील होगी, बार बार प्यास लगेगी। तो ये 3P सिम्टम्स प्रोड्यूस किए जाएंगे डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। अब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा डायबिटीज मेलिटस के अंदर ड्यू टू कॉन्स्टेंट हाई BP, ग्लोमेरुलस कैन डैमेज। जब ब्लड प्रेशर डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब लगातार इंसुलिन की डेफिशिएंसी है यानी ब्लड के अंदर इंसुलिन कंटिन्यूसली डेफिशिएंट है, कमी चल रही है, तो उस कंडीशन में BP कंटिन्यूस हाई रहेगा, और उस कंडीशन में BP लगातार हाई रहने से पेशेंट का ग्लोमेरुलस डैमेज हो सकता है, यानी बोल सकते हैं सिंपली किडनी डैमेज हो सकती है, तो इसको किडनी फेलियर बोल सकते हैं। तो कोई भी पर्सन कंटिन्यूस लॉन्ग टाइम से डायबिटीज मेलिटस से सफ़र कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी किडनी फेलियर के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो डायबिटीज के अंदर किडनी भी फेल हो सकती है। हाई BP कॉज ब्लीडिंग इन द ब्रेन, BP कंटिन्यूस हाई रहेगी डायबिटीज की कंडीशन में, तो उस कंडीशन में ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स ब्रस्ट हो सकती है, फट सकती है, यानी ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन ह्यूमोरेज या पैरालिसिस की कंडीशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है, ब्रेन ह्यूमोरेज या ब्रेन के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होना, ब्लड का रिलीज होना, और उस कंडीशन में पैरालिसिस जैसी कंडीशन भी हो सकती है। तो ये सिम्टम्स है डायबिटीज मेलिटस के। वेरी हाई ग्लूकोज लेवल कोज, यानी ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज नहीं हो पाएगा, इंसुलिन अगर बॉडी के अंदर नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में प्रोटीन का ग्लाइकोलाइसेशन इंक्रीज हो जाएगा। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब प्रोटीन के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स या शुगर मॉलिक्यूल ऐड होना, ठीक है, यह प्रोटीन मॉडिफिकेशन की प्रोसेस है। प्रोटीन बनने के बाद में प्रोटीन के साथ ग्लूकोज शुगर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तो ये कंडीशन कहलाती है ग्लाइकोसाइलेशन। जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज हाई अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्रोटीन के साथ ज़्यादा जाकर के बाइंड होगा, तो ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन ऑफ लेंस। तो आंखों के अंदर जो लेंस होता है हमारे, उसके अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन पाई जाती है, उसका ग्लाइकोलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा। हमारे आइज के अंदर जो हमारा लेंस है, लेंस में क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसका ग्लाइकोलाइसिस इंक्रीज हो जाएगा, विच कॉज लॉस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ आई लेंस। आइज के जो लेंस के अंदर क्रिस्टलाइन प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन इंक्रीज होने से उसकी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज हो जाएगी। सिंपली बोल सकते हैं
आंखों के अंदर प्रेजेंट लेंस के अंदर क्रिस्टलाइन जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसके ज़्यादा ग्लाइकोसाइलेशन से उसकी लेंस की हमारी ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज होने लग जाएगी। दिस कंडीशन कोज कैटारेक्ट या मोतियाबिंद इसको बोल सकते हैं। तो उस कंडीशन में पेशेंट को कैटारेक्ट हो सकता है, मोतियाबिंद या दिखाई देना कम हो सकता है। ग्लूकोज लेवल जब हाई होगा तो पुअर वाउंड हीलिंग। डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर या जब जिसको शुगर की प्रॉब्लम रहती है, शुगर हाई रहता है, उस पेशेंट के अंदर देखा होगा उसकी वाउंड हीलिंग भी काफ़ी स्लो होती है, यानी उस पर्सन के अंदर घाव काफ़ी धीरे भरते हैं। अगर बॉडी के अंदर कोई भी वाउंड है, कट लग गया किसी भी तरीके का, तो उसको हीलिंग के अंदर काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल जब हाई हो जाता है तो वहाँ पे डैमेज वाले पार्ट पे वो बैक्टीरियल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, क्योंकि ग्लूकोज बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा। इस कंडीशन में बैक्टीरिया को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो ज़्यादा ग्रो करेंगे और वाउंड हीलिंग की प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा तो लिपोलाइसिस की प्रोसेस इंक्रीज होगी। क्यों होगी, ब्लड ग्लूकोज वेस्ट हो रहा है यूरिन के थ्रू, तो उस कंडीशन में लिपिड की जरूरत पड़ेगी, ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी। तो ग्लूकोज बनाने के लिए बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, या लिपिड है, फैट है, उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा। उसका ब्रेकडाउन होने से फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे, और ज़्यादा लिपिड का ब्रेकडाउन होगा तो फैटी एसिड का लेवल भी ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड फॉर एटीपी प्रोडक्शन। उस फैटी एसिड का एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा। और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। सिंपली इतना समझना है, इंसुलिन की कमी से ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होने से या सेल्स द्वारा यूज नहीं किए जाने पर लिपोलाइसिस लिपिड डिग्रेडेशन की प्रोसेस इंड्यूस हो जाएगी। और ये लिपिड डिग्रेडेशन यानी फैटी एसिड का लेवल जब ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा तो ये कीटोन बॉडीज का या स्टोन्स का फॉर्मेशन करेगा। कहने का मतलब बॉडी के अंदर स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे या किडनी में स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। स्टोन्स कौन से, स्टोन को इनको बोलेंगे एसीटोन, एसिटोएसिटिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये सभी क्या कहलाएंगे, स्टोन। कोज कीटोन यूरिया, प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, यूरिन के अंदर स्टोन्स दिखाई देंगे, कीटोन बॉडीज दिखाई देगी। तो सिंपली डायबिटीज मेलिटस का एक सिम्टम ये भी होगा, यूरिन में कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस। तो ये सभी क्या है, इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण डायबिटीज मेलिटस प्रोड्यूस होगी और इसके ये सारे सिम्टम्स। तो ये आपको ये याद रखना है। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे डायबिटीज मेलिटस की। तो डायबिटीज मेलिटस को भी याद रखना, 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड। तो डायबिटीज के बारे में सुना होगा आपने। डायबिटीज जो मेलिटस है, इंसुलिन की कमी से होने वाली, वो 2 टाइप की होती है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस और टाइप सेकंड डायबिटीज मेलिटस। अब इनके अंदर होगा क्या, डायबिटीज टाइप फर्स्ट जो मेलिटस है या टाइप फर्स्ट डायबिटीज, याद रखना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब, सबसे पहले तो ऑटो इम्यून समझना आपको। ऑटो इम्यून का मतलब हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज, इम्यून सिस्टम की जो एंटीबॉडीज है हमारी बॉडी की खुद के पार्टिकल्स को ही, हमारी बॉडी के पार्टिकल्स को एंटीजन की तरह ट्रीट करके उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ये कहलाएगा ऑटो इम्यूनिटी। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट बीटा सेल्स एंड डिस्ट्रॉय बीटा सेल। कहने का मतलब हमारे पेंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली, उनके लिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती है और ये एंटीबॉडी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। अगर बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय होगी तो फिर इंसुलिन नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, इंसुलिन भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ये जो टाइप फर्स्ट है वो जनरली अर्ली एज में देखने को मिलती है, ठीक है। अर्ली एज मतलब 20 से कम हो सकता है, 20 से कम के आसपास। तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलिटस अर्ली एज में देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट रिक्वायर इंसुलिन इंजेक्शन, यानी उस पर्सन के अंदर क्या होगा, बीटा सेल्स डैमेज होने से इंसुलिन नहीं बन पाती, तो इस डायबिटीज का केवल एक ही ट्रीटमेंट है, इंसुलिन के इंजेक्शन। यानी अगर किसी पर्सन को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं तो इसका मतलब उसको डायबिटीज होगी, टाइप फर्स्ट डायबिटीज। इसके अंदर बीटा सेल्स डैमेज हो चुकी है और इंसुलिन बॉडी के अंदर बनना बंद हो गया, तो उस कंडीशन में इंसुलिन के इंजेक्शन के द्वारा ही इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ट्रीटमेंट केवल इंसुलिन के इंजेक्शन से होगा, इस कारण इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है, यानी इंसुलिन पे डिपेंड रहने वाले डायबिटीज मेलिटस। लेस कॉमन डायबिटीज, ये डायबिटीज काफी कम देखने को मिलती है, इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलती है। जुवेनाइल का मतलब अर्ली एज में, ठीक है। जुवेनाइल होता है यानी जो कम
एज कहलाती है वो कहलाती है जुवेनाइल कंडीशन या जुवेनाइल एज। तो ये जो डायबिटीज़ होगी किस एज में होगी, अर्ली एज में, तो इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं, याद रखना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप सेकंड डायबिटीज़ की। तो ये मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ है। टाइप फर्स्ट जनरली काफ़ी कम होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो आजकल सब में देखने को मिलती है डायबिटीज़, वो है टाइप सेकंड डायबिटीज़। अच्छा, ये होगी कैसे, लाइफ स्टाइल रिलेटेड डायबिटीज़ है। यानी टाइप सेकंड जो डायबिटीज़ है वो डिपेंड करती है लाइफ स्टाइल पे। इंसुलिन प्रोड्यूस्ड इन हाई अमाउंट बट बॉडी सेल्स बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन बिकॉज ऑफ रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। यानी लाइफ स्टाइल रिलेटेड कैसे है, इस कंडीशन में बॉडी के द्वारा या पेंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस इंसुलिन के लिए सेल्स रेस्पॉन्स करना बंद कर देती है। क्यों कर देगी, कोई पर्सन अगर बार बार ग्लूकोज ले रहा है या एनर्जी ले रहा है किसी भी फॉर्म में, या हम बोल सकते हैं ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफ़ी हाई हो रहा है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होगी। तो अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर ग्लूकोज का लेवल किसी भी कंडीशन में डिक्रीज नहीं हो रहा, अगर मान लो हमने सुबह खाना खाया और उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हैं तो वो ग्लूकोज काम में आ जाएगा, फिर बाद में दोबारा हम खाना खाते हैं एक फिक्स टाइम पे, तो दोबारा ग्लूकोज ब्लड के अंदर इंक्रीज होगा, इंसुलिन प्रोड्यूस की जाएगी। तो मतलब एक फिक्स टाइम है, इस टाइम पे खाना होगा और उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन बार बार खाना खा रहा है या लाइफ स्टाइल उसकी अनरेगुलेटेड है, यानी किस टाइम पे खाना कोई फिक्स नहीं है, बार बार खा रहा है, तो बार बार उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर क्या होगा, बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। और इंसुलिन क्या करता है, सेल्स को सिग्नल देता है उस ग्लूकोज का यूज करने के लिए। तो कोई पर्सन अनलिमिटेड ओवर ईटिंग कर रहा है और किसी भी टाइप की कोई एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, ठीक है, यानी आराम से वो लेटा हुआ बैठा हुआ कुछ काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में वो ग्लूकोज काम भी नहीं आ रहा, और वो काम भी नहीं आ रहा, उसके थोड़े टाइम बाद में उसने क्या किया, और कुछ खा लिया, फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया और कुछ काम नहीं कर रहा, उसके बाद में थोड़ा और कुछ खा लिया। इसका मतलब बार बार कुछ खा रहा बिना कुछ काम किए। तो उस कंडीशन में ग्लूकोज लेवल लगातार इंक्रीज होता रहेगा और उस ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस होगी और वो इंसुलिन बॉडी ब्लड सेल्स को सिग्नल देगी उस ग्लूकोज को यूज करने के लिए। लेकिन जब बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस होगी सेल्स को सिग्नल देने के लिए, तो सेल्स क्या करेगी, धीरे धीरे इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्स करना बंद कर देगी। यानी जब बार बार सेल्स को काम दिया जाएगा इंसुलिन के द्वारा कि आप ग्लूकोज को लो और ग्लूकोज को यूज करो दूसरे प्रोडक्ट बनाने में, जैसे ग्लाइकोजन लिपिड प्रोटीन्स बनाने में, ग्लाइकोजन लिपिड्स बनाने में, तो बार बार जब सेल्स को सिग्नल मिलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, सेल्स के ऊपर प्रेजेंट इंसुलिन के रिसेप्टर काम करना बंद कर देंगे, यानी इंसुलिन के लिए रेस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब टाइप सेकंड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर या पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स भी प्रेजेंट है, इंसुलिन भी प्रोड्यूस हो रहा, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल इतनी खराब हो चुकी है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज खत्म ही नहीं हो रहा और उस ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए बॉडी सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, रेस्पॉन्स करना बंद कर दिया। तो इस कंडीशन में टाइप सेकंड डायबिटीज प्रोड्यूस होती। ट्रीटमेंट नॉट रिक्वायर इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन तो पहले से ब्लड के अंदर बन रहा है या पेंक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑल्सो नोन एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, इसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस भी कहा जाता है। ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिसिन इसके लिए यूज कर सकते हैं। एक मेडिसिन आती है मेटफॉर्मिन, टाइप सेकंड डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन मेटफॉर्मिन, ये क्या करेगी, स्लो डाउन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइन के द्वारा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगी, यानी इंटेस्टाइन के द्वारा ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा जो भी ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, और वो डाइजेस्टिव प्रोसेस के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, यूरिन के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। और ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, केवल डाइट कंट्रोल, हम केवल अपनी डाइट को कंट्रोल करके रेगुलेटेड वे में या लाइफ स्टाइल को चेंज करके इस डायबिटीज को कंट्रोल